Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. सर हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर. सब आज हमने ये 4 प्रिंसिपल्स को पढ़ना है और समझना है. तो सबसे पहले हम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. प्लीज राइट डाउन द हेडिंग. Science not rule of thumb. सर जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि हर प्रोसेस का एक साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए. रूल ऑफ थंब मतलब कि आप किसी भी चीज को आंख बंद करके फॉलो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपके सीनियर ने आपको बताया या आपने करना है. देयर शुड बी अ लॉजिकल रीजन ऑफ एन एक्टिविटी. ठीक है, लिखते हैं साहब इसके बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, there should be a scientific study and analysis of each element of a job in other words scientific methods should replace the old rule of thumb or hit and trial method. और हिट एंड ट्रायल मेथड. सब टेलर का कहना था देयर इज ओनली वन बेस्ट वे टू डू अ टास्क. सब ये एग्जाम में लिख के जरूर आना है. वन बेस्ट वे, वन बेस्ट मेथड, एक ही तरीका है अल्टीमेट एफिशिएंसी अचीव करने का. आपको वो एक बेस्ट तरीका ढूंढना है. ठीक है, दिस मेथड इज डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. ये डेवलप कैसे होगा साहब? थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. एग्जाम्पल, सब हमने बेंचमार्किंग या स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी थी बहुत पहले, उसी के बारे में लिखते हैं. स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दो एम्प्लॉय का और स्टैंडर्ड मेथड डिसाइड कर दो. फॉर डूइंग अ टास्क must be scientifically analyzed
सर इसी स्टैंडर्डाइजेशन को हम अभी आगे टेक्निक्स में भी पढ़ेंगे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं. साइंटिफिकली एनालाइज्ड एंड शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. Should not be based on estimates, past experiences, or hit and trial method. ठीक है साहब. सेकेंड प्रिंसिपल कौन सा था हमारा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसका मतलब एम्प्लॉइज में आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, पर्सनल टच होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है, लिखते हैं साहब इसके बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be complete harmony and proper understanding between management and workers and they should work together for organizational goals. They should work together for organizational goals. एग्जाम्पल यानी कि शेयरिंग ऑफ गेन्स. साहब हार्मनी आप कैसे बढ़ा सकते हो? शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीड्स टू कंप्लीट हार्मनी. Basically, it means that management and workers should transform their thinking. सब बिहेवियरल साइंस है ये. तो अगर आप अपनी सोच बदल पाओ, अगर आप अपने एम्प्लॉइज की सोच बदल पाओ, तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो टू वर्क टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि दोनों की प्रॉस्पेरिटी जरूरी है. अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी तो साहब एम्प्लॉय को तनख्वाह कैसे देगी? अगर एम्प्लॉय पर्सनली ग्रो नहीं करेगा तो वो दिल लगा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो दोनों की प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. लिखेंगे साहब, prosperity for employer
cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity of employees. And vice versa. Clear, sir? Should we move on? Next प्रिंसिपल था हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. लिखेंगे साहब हेडिंग. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सब नॉट इंडिविजुअलिज्म हमने पढ़ा था. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. तो उससे कुछ रिलेटेड है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रायोरिटाइज करना है. ठीक है, वही बात है ऑलमोस्ट. लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be cooperation between management and workers instead of individualism. अब मैंने आपको यही बताया था कि ये प्रिंसिपल जो है एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का. दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. एक और बात करी थी साहब हमने कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन. कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन. अब ये कैसे हो सकता है कोऑपरेशन? सब मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉइज को इलॉजिकल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, धरने पे नहीं बैठना चाहिए, स्ट्राइक्स नहीं करनी चाहिए. इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है, अल्टीमेटली उनको नुकसान होता है, एम्प्लॉइज को खुद को. ठीक है, लिखेंगे मैनेजमेंट शुड टेक workers into confidence before
making any important decision, at the same time, workers should avoid strikes and unreasonable demands. सब इसका ना क्लासिक एग्जाम्पल है, आपने शायद पहले भी सुना हो, मैं भी अपने बचपन से सुनता आ रहा हूं, जापान। सब जापान के लोग बहुत ही ज्यादा लेबोरियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं और उनके लिए काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इतना ज्यादा जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से ऊंचा कुछ नहीं है उनके लिए। इसका मतलब जब वो स्ट्राइक पे भी जाते हैं, अगर वो कंपनी से नाराज है, एम्प्लॉयर से नाराज है, तो साहब वो उनका स्ट्राइक पे जाने का तरीका काम बंद करने वाला नहीं है, वो काम उल्टा ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका 8 घंटे की शिफ्ट है तो वो 12 घंटे काम करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ एज अ रिवोल्ट वो एक काला बैज अपने हाथ पे बांध लेते हैं, काला बैंड। ठीक है जी, कि हम आपसे नाराज हैं, हम इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, टू सीक अटेंशन एंड सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट से लड़ नहीं रहे हैं, वो उल्टा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए और ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट हार्मनी इज ऑल अबाउट, कोऑपरेशन इज ऑल अबाउट। तो कभी कोऑपरेशन अगर लैग भी होता है, अगर आप नाराज भी हैं, तो उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना होता है मैनेजमेंट को, ताकि उसका रेजोल्यूशन मिले। आप किसी को नुकसान पहुंचाओ, अगर आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो अल्टीमेटली वो नुकसान आपको भी झेलना पड़ेगा। साहब जितने दिन आप स्ट्राइक पर हो उतने दिन की तनख्वाह भी तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने काम भी नहीं किया। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन इतने घाटे में चले जाए बिकॉज ऑफ स्ट्राइक कि अल्टीमेटली आपको निकालना ही पड़ जाए उनको। ठीक है, अब है साहब हमारा लास्ट 4th प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। साहब यही सबसे जरूरी होता है एक एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव के लिए। एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि साहब मेरा करियर ग्रो करे, मैं आने वाले टाइम में और ज्यादा एफिशिएंट हो जाऊं और ज्यादा केपेबल हो जाऊं, मेरा प्रमोशन हो, मेरी तनख्वाह बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े। ठीक है, तो एम्प्लॉय की पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हेडिंग लिखते हैं साहब, डेवलपमेंट of workers to their greatest efficiency and prosperity. According to this principle, management should aim to develop workers to their greatest efficiency and prosperity. अब ये आप करोगे कैसे? एज अ मैनेजर ऑफ कंपनी आप ये सब करोगे कैसे? तो सबसे पहला स्टेप इसका शुरू हो जाता है साहब सिलेक्शन पे। जब आप आदमी को हायर कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, ये डिसीजन तभी लेना होता है कि पहली चीज वो इतना क्वालिफाइड हो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर पाएगा।
दूसरी चीज वो ट्रेनेबल होना चाहिए, मैं उसको ट्रेन कर पाऊं। साहब वो सीखना चाहता ही नहीं तो मैं उसको सिखाऊं कैसे? ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको इंटरव्यू लेते वक्त ही ध्यान में देने होते हैं कि आप उसको ट्रेन कर पाओगे कि नहीं। इस आप समझिए, आपको कोई इंप्लॉय दिया है, आप सीनियर है, मैंने आपको एक इंप्लॉय ला के दिया, मैं आपका सीनियर हूं, मैंने आपको इंप्लॉय ला के दिया, साहब इनसे आपने काम कराना है, तो साहब उस आदमी की ग्रोथ आपके हाथ में है, उस आदमी की ग्रोथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ध्यान देना है कि क्या आप उसको ट्रेन कर पाओगे, क्या आप उसको इतना एफिशिएंट बना पाओगे कि वो आपकी जगह ले पाए ताकि आप ग्रो कर पाओ। आपका प्रमोशन भी तो तभी होगा ना जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम आप कर रहे हैं वो कोई टेक ओवर करे। ठीक है। पॉइंट बी, द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी शुड स्टार्ट फ्रॉम सिलेक्शन स्टेज। जब आपने उसको हायर किया तभी से शुरू हो जाना चाहिए, सिलेक्शन स्टेज ऑफ प्रोसेस। Every organization should follow a scientific process of selection. अब काम भी उस एम्प्लॉय को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से देना चाहिए। द सिलेक्टेड वर्कर्स should be assigned job as per their capabilities. अब एफिशिएंसी और इंक्रीज करने के लिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। To increase the efficiency, they should be provided scientific training. ठीक है जी। तो यहां हमने पढ़े 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और क्या कहते हैं वो 4 प्रिंसिपल्स? नंबर 1, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साहब कोई भी प्रोसेस है तो उसका लॉजिकल रीजन होना चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंटेड रिजल्ट होना चाहिए। आप सिर्फ उसको हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पर फॉलो नहीं करोगे, या पास्ट में फॉलो हो रहा था सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं करोगे। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। There should be complete harmony between subordinate and superior, यानी कि मैनेजमेंट एंड द वर्कर। साहब वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन का काम, अपना काम लगना चाहिए, और उनको यह समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से ही मेरी ग्रोथ है। और यही चीज ऑर्गेनाइजेशन को भी समझनी चाहिए कि अगर मेरा एम्प्लॉय ग्रो करेगा तभी तो मैं ग्रो करूंगा या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ठीक है। एंड हार्मनी की एक्सटेंशन है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा सबऑर्डिनेट होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमेशा सुपीरियर होंगे। एंड फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। साहब इसी को तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, कि एम्प्लॉई की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो कम से कम वक्त में ज्यादा आउटपुट देगा। और अगर वो ज्यादा आउटपुट देगा तो इसका मतलब कम कॉस्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट वो मेरे को दे रहा है। दिस इज द ऑप्टिमल सिचुएशन, द बेस्ट वे टू डू अ वर्क। ठीक है। ये 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए एफ डब्ल्यू टेलर ने 7 टेक्निक्स दी, विच आर नोन एज
टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और यही हमारी अगली हेडिंग है। हेडिंग लिखेंगे साहब, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सात टेक्निक्स थी, एक एक करके लिखते जाते हैं। फंक्शनल फोमनशिप, standardization and simplification of work, method study, motion study, time study, fatigue study, and the last, differential piece wage system. प्लीज राइट दीज डाउन, फिर हम एक एक करके समझेंगे इन सात की सात टेक्निक्स को। These techniques of scientific management help in the application of scientific principles of management. चलें साहब, फर्स्ट फंक्शनल फोमनशिप समझते हैं साहब। हमने यूनिटी ऑफ कमांड में क्या पढ़ा था? यूनिटी ऑफ कमांड कहता था कि एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए। साहब ये बिल्कुल ही ऑपोजिट बात करता है इसके। वो कहता है एक आदमी के एक से ज्यादा बॉस होने चाहिए। उसकी वजह भी देता है, उसका साइंटिफिक लॉजिकल रीजन है। वो ये कहता है कि साहब हर आदमी की एक अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो वो सारे काम हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, समझते हैं। ये डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे। साहब उन्होंने एक फैक्ट्री मैनेजर की हायरार्की दी। उन्होंने बोला कि भाई फैक्ट्री मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता, तो फिर कैसे? साहब उन्होंने एक हायरार्की दी, फैक्ट्री मैनेजर के नीचे कौन कौन लोग होंगे। उन्होंने बोला पहले हेडिंग लिख लें, हेडिंग लिख लो, फंक्शनल फोमनशिप।
functional foremanship. उन्होंने एक फैक्ट्री मैनेजर का एग्जाम्पल दिया और ये बोला कि फैक्ट्री के अंदर दो तरीके के काम होते हैं, एक प्लानिंग होती है और दूसरा उस प्लान की एग्जीक्यूशन होती है। तो उसको दो अलग अलग प्रोसेस में बांट दिया, एक प्लानिंग टीम बोल दी और एक प्रोडक्शन टीम बोल दी। यानी कि एक यहां पर हेड बिठा दिया, उसको बोला प्लानिंग इंचार्ज, और एक यहां पर हेड बिठा दिया, उसको बोला भैया तुम हो प्रोडक्शन इंचार्ज। तो एक तो उन्होंने फैक्ट्री के काम को बड़े बड़े दो हिस्सों में बांट दिया कि एक पोर्शन ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर काम करेंगे प्लानिंग पे कि काम किस तरीके से होना है, और फिर दूसरा पोर्शन है कि उस काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, प्लानिंग को भी उन्होंने 4 टुकड़ों में बांटा। एक है जी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इनके अभी हम एक्टिविटीज या प्रोसेसेस समझेंगे। फंक्शन क्या क्या है इनके, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर डिसिप्लिनेरियन, प्रोडक्शन में भी इन्होंने 4 हिस्से किए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, और इंस्पेक्टर। अब ये 8 के 8 लोग एक आदमी को इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो आदमी है जी वर्कमैन। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप? तो 8 लोग हैं जो अल्टीमेटली एक आदमी को इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन उन हर एक 8 बॉसेस का फंक्शन अलग अलग है। कोई भी एक बॉस दूसरे बॉस के फंक्शन को ओवरलैप नहीं कर रहा है, सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है जी, समझते जाते हैं क्या क्या काम है इनके। चलें आगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट लिखें। यहां पे लिखते हैं जी, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। पहला है
इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इनका काम है ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस, ड्राफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दूसरा है आपका रूट क्लर्क, सब ये रूट ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन करते हैं, डिजाइंस रूट ऑफ प्रोडक्शन। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाते हैं, सबका हिसाब किसने कितने घंटे काम किया तो किसकी कितनी वेजेस बनती हैं। डिसिप्लिनेरियन तो नाम से ही पता चल रहा होगा, एंश्योर डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। सेकेंड है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्पीड बॉस, ensures timely and accurate completion of job. Gang boss, keeps machines and tools ready for operations. ठीक है जी। रिपेयर बॉस का काम क्या है? मशीन की टाइमली रिपेयर, सर्विसिंग, ensures proper working condition of machines and tools. ठीक है। एंड लास्ट इंस्पेक्टर, सब क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। चेक्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। यानी कि उन्होंने एक फैक्ट्री का मॉडल प्रेजेंट किया कि फैक्ट्री के फंक्शंस को आपको इन 8 तरीके से बांटना चाहिए। अब इस प्रिंसिपल को या इस टेक्निक को आप सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट डिविजन ऑफ वर्क बेसिस एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन। जिसकी जो एक्सपर्टीज है उस बेसिस पर उसको वो डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है और उसका हेड उसको बना दिया जाता है। अल्टीमेटली वो इंस्ट्रक्ट करता है एक ही एम्प्लॉय को। ठीक है, तो यहां पर भी 8 लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक एम्प्लॉय को। ठीक है जी। फंक्शनल फोरमैनशिप, ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था समझाने के लिए। ठीक है, अब फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में लिखेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय दैट?
चले, लिखते हैं जी पॉइंट ए, according to this technique, the task of supervision is divided into several specialized functions and each function is entrusted to a specialist foreman. यानी कि टेलर का कहना यह था कि वन फोमन इज नॉट एक्सपर्ट, एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क. इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क. टेलर अप्लाइड, सब यही तो होता है डिवीजन ऑफ वर्क. द प्रिंसिपल ऑफ division of work to add specialization. Functional foremanship is a technique which aims to improve the quality of supervision at shop floor. By putting a worker under 8 specialist foremen. एक चीज जो यहां पर ध्यान देने वाली है, फंक्शनल फोमनशिप, ये मैंने आपको बताया भी था अभी, इज ऑपोजिट ऑफ, सब बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है किसका? यूनिटी ऑफ कमांड का. वो बोलता था जी, यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए.
और फंक्शनल फोरमैनशिप बिल्कुल ही उल्टी बात करता है। क्या कहता है वो? सब एक आदमी के 8 बॉसेस। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है तो इन 8 लोगों के बीच बहुत ही जबरदस्त कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है साहब, आज यहीं पे खत्म करते हैं। रेस्ट विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।